Hello everyone and good morning. My name is Vivek Sharma and today we're going to discuss about the most important issues of the day. आज के पहले आर्टिकल में हम बात करेंगे चाइल्ड मैरिजेस से रिलेटेड, देन हम बात करेंगे डिनोटिफाइड ट्राइब्स के बारे में. नेक्स्ट आर्टिकल हमारा ग्रीनलैंड के बारे में होगा जहां पर जो लेक्स हैं वो ब्राउन हो रही हैं. एंड फिर हम बात करेंगे असर रिपोर्ट के बारे में. एंड लास्ट टॉपिक होगा एक प्लेसेस इन न्यूज का, दैट इज डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के बारे में. आइए एक एक करके इन सभी आर्टिकल्स को हम समझ लेते हैं. देखिए, पहला आर्टिकल अभी रिसेंटली इलाहाबाद कोर्ट की एक जजमेंट से रिलेटेड है जो संजय चौधरी वर्सेस गुंडन 2024 का केस था. इसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक मेजर रूलिंग दी है, उसको समझते हैं. इसको समझने के लिए आपको प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 को समझ होना बहुत जरूरी है. देखिए, इस एक्ट के अकॉर्डिंगली फीमेल की मैरिज एज है 18, मेल की जो मैरिज एज है वो 21 है. अब यहां पर कहा जाता है कि भाई मान लीजिए अगर किसी की चाइल्डहुड में मैरिज की जाती है तो उनको 2 साल का समय दिया जाएगा इस एज ग्रुप के बाद. एंड वहां पे वो अपनी मैरिज को अनल करने के लिए लीगल प्रोसेस अवेल कर सकते हैं. यानी कि फीमेल के पास 20 साल तक ये मौका है एंड मेल के पास ये 23 साल तक मौका है. तो इलाहाबाद हाई कोर्ट कहता है कि ये तो एक तरह से जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो गया ना, और ये आर्टिकल 14 को वायलेट कर रहा है. तो यहां पर दोनों जेंडर्स के लिए ये एज लिमिट कर दी गई है अब 20 इयर्स. अब प्रॉब्लम इसमें यह आती है कि 2017 में इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने मेल्स के लिए ये एज 23 डिपिक्ट की थी. तो कहीं ना कहीं ये एक एम्बिग्यूटी इंक्रीज करती है. अब इस एम्बिग्यूटी को समझने के लिए हमें थोड़ा और डिटेल में अंदर घुसना पड़ेगा, जहां आपको यह समझना होगा कि एक्चुअल में जो मेजॉरिटी एक्ट 1875 आया था उसमें मैरिज एज दोनों ही जेंडर्स के लिए 18 इयर्स रखी गई थी. बट बाद में जब आपका प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट आता है तो यहां पर मेल्स के लिए एज जो है उसको 21 कर दिया गया. तो कहीं ना कहीं इसको देखते हुए यहां पर कहा जाता है कि भी देखो, चाइल्ड मैरिज से रिलेटेड कुछ आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोविजंस हैं जो आपको समझने बहुत जरूरी है. जैसे आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी के बारे में बात करता है. इक्वालिटी इन द सेंस कि आप जेंडर के बेसिस पे किसी के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं. अब यहां पर अगर आप डिफरेंशिएशन करते हैं तो आपके पास कोई रीजनेबल कारण होना चाहिए उसका, या कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के बेसिस पे आप कर सकते हैं. बट यहां जो एज 18 से 21 की गई है मेल की, इसके पीछे क्या रीजनेबल लॉजिक है या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है, इसके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है हमारे पास. इवन आर्टिकल 15 क्लॉज 3 जो है वो प्रोएक्टिव डिस्क्रिमिनेशन फॉर वुमेन एंड चाइल्ड के बारे में बात करता है. मतलब यहां पर आप इंपावर करने के लिए इनको कोई लॉ ला सकते हैं, रिस्ट्रिक्ट करने के लिए नहीं. तो यहां पर अगेन ये जो एज है 21, इसको सपोर्ट करने के लिए कुछ भी गिवन नहीं है. इवन राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी आर्टिकल 21 की बात की जाए तो राइट टू चूज योर पार्टनर, ये सुप्रीम कोर्ट की एक वर्डिंग से कहीं ना कहीं जजमेंट से हम इंटरप्रेट कर सकते हैं. तो कहीं ना कहीं ये जो आर्बिट्री एज लिमिट्स हैं 21, 18 की, ये कहीं ना कहीं इसको कंटेन करती है. तो ये आर्टिकल 21 के साथ भी आपकी फिट इन नहीं बैठती है. वेयर एज हिंदू मैरिज एक्ट या आप मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात करें तो यहां पर एक ऑटोनॉमी दी गई है कि भाई ये जो मैरिजेस हैं ये तब तक आपकी वॉइड नहीं हो सकती, कैंसिल नहीं हो सकती, अनटिल और अनलेस दोनों में से कोई एक पार्टी इसके अगेंस्ट वर्क ना करे. तो मतलब दोनों में से किसी एक को लीगल सहारा लेना पड़ेगा, तभी ये मैरिजेस अनल हो सकती है, अदरवाइज ऐसा कोई प्रावधान यहां पे नहीं है. अब देखिए, यहां पर अगर आप देखें तो इंडियन मेजॉरिटी एक्ट 1875 कहीं ना कहीं 18 ईयर की एज लिमिट को लेके आया था. उसके बाद अगर आप देखें सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आती है 2017 में, इसमें इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें मैरिटल रेप्स जो कि माइनर्स के साथ जो चाइल्ड मैरिज में होते हैं उनको कहीं ना कहीं स्ट्रिक्टली रेगुलेट करने की कोशिश की गई थी, क्योंकि इसका बहुत डीप इंपैक्ट पड़ता है बच्चे पे इस वजह से. मोर ओवर मद्रास हाई कोर्ट ने 2011 में मेल की जो शादी को कैंसिल करने की लिमिट है उसको 23 अपहेल्ड किया था. एंड साथ के साथ शक्ति वाहिनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2018 में
रिकॉग्नाइज किया गया था राइट टू चूज योर लाइफ पार्टनर को। तो कहते हैं कि भी देखो यहां पे कुछ चीजें हैं जो आपको फेवर में बात करती है कि भाई जो एज है उसको 18 सबके लिए कर देनी चाहिए, और कुछ चीजें हैं जो इसके अगेंस्ट वर्क करती हैं। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें 18 और 21, ये जो एज ग्रुप है मेल और फीमेल के लिए अलग क्यों बनाया गया? कहते हैं क्योंकि ये पेट्रियार्कल माइंडसेट है जहां पर मेन को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए जाना जाता है एंड फीमेल को चाइल्ड बेयर करने के लिए, मतलब बच्चे पैदा करने के लिए। तो कहते हैं इसी वजह से ये एज डिफरेंस यहां पर एग्जिस्ट करता है। दूसरी चीज यहां पर कहा जाता है कि भी देखो अगर आप 18 साल की उम्र में वोट कर सकते हो, एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हो, तो 18 साल की उम्र में शादी क्यों नहीं हो सकती कि आप दोनों की एज यहां पर 18 कर दीजिए। फिर तीसरी बात यहां पे ये आती है कि भाई राइट टू चॉइस ऑफ योर पार्टनर, ये आपका एक लाइक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ये आपका एक फंडामेंटल राइट है। अब यहां पर स्टेट इसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है आपकी पर्सनल चॉइसेस को, एंड अगर एज 21 हो जाती है तो आप अपने पसंद की जो पार्टनर है उनको चूज करने में किसी तरह से 3 साल का और डिले यहां पे देखने को मिल सकता है। तो कहते हैं कि कहीं ना कहीं उस चीज को ये रिस्ट्रिक्ट कर सकता है, क्योंकि फैमिली प्रेशर में हो सकता है कि पर्सन अपनी चॉइस को बदल ले, तो वो चीज यहां पर आपको देखने को मिलती है। या कभी अगर ऐसा हो गया कि ये लाइक भाग के चले गए, तो उसमें फैमिली प्रेशर में यहां पर केस रजिस्टर किया जाएगा। अगर 21 एज कर देते हो तो भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो यहां पर कहा जाता है कि भाई इससे बेटर वेज है जिससे आप कुछ बेटर आउटकम निकाल सकते हैं। जैसे अगर हम देखें तो फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन को प्रमोट करो आप लड़कियों की 18 साल तक। अगर आप ऐसा करेंगे तो इससे कहीं ना कहीं आप बेटर वे में मैरिज एज को रेगुलेट कर पाएंगे। आप इंपावर कीजिए वुमेन्स को, उनको लाइवलीहुड के ऊपर वर्क करें, जिससे कहीं ना कहीं वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होंगी तो अपनी चॉइसेस कर सकती हैं खुद से। एंड आप अवेयरनेस जनरेशन कैंपेन के ऊपर भी फोकस कर सकते हैं। मतलब वुमेन इंपावरमेंट इज द ओनली वे फॉरवर्ड। अब यहां पर हम कुछ आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट की बात करते हैं कि अगर हम एज को इंक्रीज कर देते हैं, 21 कर देते हैं, तो क्या प्रॉब्लम आ सकती है। अब मान लीजिए किसी ने भाग के लव मैरिज की है एट एन एज ऑफ 17, लड़की 18 की होगी और उसके बाद लड़का 21 होने में 3 साल और लगेंगे। अब यहां पे बाय चांस कोई प्रेगनेंसी होती है तो वो लीगल मेडिकल सिस्टम्स को यूज नहीं कर पाएंगे, बिकॉज वहां पर आधार कार्ड रिक्वायर्ड होता है, एंड ऐसे केसेस में फिर पुलिस केस होता है। तो कहते हैं कि भी अर्ली प्रेगनेंसीज वगैरह आपको देखने को मिलेगी और इससे आपका मटर्नल एंड इन्फेंट मोर्टालिटी रेट इंक्रीज हो सकता है। इवन आपके टोटल फर्टिलिटी रेट के ऊपर भी इसका इंपैक्ट होगा। तो कहते हैं कि भी आप कोशिश करो कि प्रेगनेंसी 20 के बाद हो तो आप इस चीज के ऊपर फोकस कीजिए। देन यहां पर चाइल्ड मैरिज को एक्सप्लॉइट करने के भी चांसेस है कि भाई अंडर एज मैरिजेस आपकी इंक्रीज हो रही है, खासकर रूरल एरिया में। तो वहां पर सोसाइटल प्रेशर आज भी एग्जिस्ट करता है, तो आपको अवेयरनेस जनरेशन के ऊपर फोकस करने की जरूरत है। एंड इवन कई बार आप ये कह सकते हो कि कल्चरल और रिलीजियस डाइवर्सिटी के कारण भी आपको प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि भाई क्यों लोग ये जो चाइल्ड मैरिजेस है इसको प्रमोट करते हैं। तो कहते हैं कि भाई अगर आप इस्लाम की बात कीजिए तो मुस्लिम पर्सनल लॉ में प्यूबर्टी आने के बाद यानी 15 से 16 साल की उम्र में लड़कियों के शादी की प्रावधान है। ये तो लीगल सिस्टम है जिसमें 18 साल कहा गया है, बट इस्लाम में या वेरियस अदर आप रिलीजन देखेंगे तो उसमें एज और भी छोटी हो सकती है। तो कहा जाता है कि भी देखो इसमें आप क्या करें, क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है, क्योंकि बहुत ज्यादा एज इंक्रीज करेंगे तो भी प्रॉब्लम है, अगर एज उतनी रखते तो भी प्रॉब्लम है क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन है, एज कम करते तो भी प्रॉब्लम है क्योंकि उससे प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस इंक्रीज हो सकते हैं। तो यहां पर कहा जाता है कि भाई आप पॉलिसी रिफॉर्म लेके आइए, एक यूनिफॉर्म एज कर दीजिए मेल और फीमेल के लिए, दोनों के लिए। पहली बात, चाहे आप 18 करें 21 करें, बट एक एज कर दीजिए। आप लीगल प्रोटेक्शन को खासकर अर्ली प्रेगनेंसी के केस में आप उसको इंश्योर कीजिए। आप यहां पर क्रिमिनलाइज ना कीजिए मैरिज चॉइस को, रादर देन आप यहां पर मेडिकल सपोर्ट बेटर कीजिए, क्योंकि अर्ली प्रेगनेंसी में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, तो आपको उसको एड्रेस करने की जरूरत है। साथ के साथ आप
एम्पावरमेंट के ऊपर फोकस कर सकते हैं वुमेन की, आप जुडिशियल क्लैरिटी के ऊपर फोकस कीजिए, क्योंकि वेरियस जजमेंट्स में अलग अलग कोर्ट्स ने अलग अलग इंटरप्रेट किया है इस सेम लॉ को। तो आप एक क्लैरिटी लेके आइए कि भी अनलमेंट की क्या मिनिमम एज हो सकती है। उसके साथ साथ आप कम्युनिटी के साथ पार्टिसिपेट कीजिए, इन द सेंस अवेयरनेस जनरेशन के ऊपर आप लोगों को समझाइए कि चाइल्ड मैरिज के क्या नेगेटिव रिपरकशंस हो सकते हैं, इससे आपको थोड़ा बेटर रिजल्ट मिलेगा। तो दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड इन दिस आर्टिकल। आइए अब बात करते हैं डिनोटिफाइड ट्राइब्स की। देखिए, अभी रिसेंटली एक सर्वे कंडक्ट किया गया था पहली बार, दैट इज लाइक कि एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने मिलकर क्लासिफाई किया था डिनोटिफाइड ट्राइब्स को। अब यहां पर इन्होंने कैटेगराइज किया 268 डिनोटिफाइड सेमी नोमैडिक और नोमैडिक ट्राइब्स को। किस कैटेगरीज में? इसमें इन्होंने 179 आपकी कम्युनिटीज को शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर बैकवर्ड क्लास की लिस्ट में डालने की बात की गई है। तो यहां पर कहा जाता है कि भाई डिनोटिफाइड ट्राइब्स होती कौन सी हैं। देखिए, ब्रिटिश एरा में कुछ ट्राइब्स को क्रिमिनल ट्राइब्स का दर्जा दिया गया था कि भाई उन ट्राइब्स में अगर कोई पैदा होता है वो पैदाइशी क्रिमिनल है। तो ये इन्होंने करा क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1924 के अंडर। बाद में आजादी के बाद 1949 में इसको डिनोटिफाइड किया गया और इसी वजह से इन ट्राइब्स का नाम पड़ गया डिनोटिफाइड ट्राइब्स। अब यहां पर मल्टीपल टाइम इनको क्लासिफिकेशन करने की अटेम्प्ट की गई थी, जैसे काका केलकर कमीशन, लोकूर कमेटी, मंडल कमीशन, देन रेणुके कमीशन, देन अडिटी कमीशन। तो अगर देखा जाए तो इन वेरियस कमीशंस के अंदर हमने ये देखा कि ऑलमोस्ट 1200 से ज्यादा हमारे डिनोटिफाइड और नोमैडिक ट्राइब्स हैं और इसमें से 267 अभी भी क्लासिफाई नहीं हुए थे। अब क्लासिफिकेशन ना होने के पीछे कारण क्या था कि एक तो कॉलोनियल एरा में इनकी क्लासिफिकेशन में बहुत सारी गलतियां थी, पहली बात। दूसरी बात, कॉन्स्टेंटली पॉलिटिकल इंटरफेरेंस देखने को मिलता है, बिकॉज अगर इन्हें SC ST OBC कैटेगरीज में डाला जाएगा तो कहीं ना कहीं वो प्रेजेंट रिजर्वेशन बेनिफिट को इंपैक्ट करेगा। इस वजह से भी इनकी क्लासिफिकेशन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर ऑफिशियल क्लासिफिकेशन अपने पास कोई नहीं है, तो इस वजह से भी यहां पर प्रॉब्लम रहती है। अब अगर इनकी क्लासिफिकेशन हो जाती है तो क्या फायदे मिल सकते हैं, क्यों करनी जरूरी है? तो कहते हैं कि जो पब्लिक वेलफेयर की स्कीम्स हैं, चाहे एजुकेशन से रिलेटेड, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, सोशल वेलफेयर, इनमें इनको फायदा मिलेगा। मोर ओवर आप मार्जिनल कम्युनिटीज को आइडेंटिफाई कर पाएंगे एंड इनके साथ हिस्टोरिकली जो गलत हुआ है आप उसको अंडू कर पाएंगे। मोर ओवर यहां पे सोशो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज जो है उनको रिड्यूस करने के लिए आप टाइमली एक्शन ले पाएंगे। यह भी एक बेनिफिट आपको यहां पे देखने को मिलता है। अब अगर इनको क्लासिफिकेशन की जाती है, इसका क्या इंपैक्ट होगा? तो सोशो पॉलिटिकल फ्रंट पे अगर बात करें तो कहीं ना कहीं SC ST OBC कैटेगरीज में अगर डाला गया तो प्रेजेंट जो एग्जिस्टिंग आपकी रिजर्वेशन है उन कोटाज के ऊपर असर पड़ेगा एंड हो सकता है ये लोग प्रोटेस्ट करें। दूसरी चीज, आप सेपरेट कैटेगरीज बना दें तो यहां पर सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशनल शेड्यूल आप क्रिएट करना की सोच रहे हैं, तो उसमें भी प्रॉब्लम यह है कि आपकी ओवरऑल जो लिमिट है, जो 50% की हम एक कैप लेके चले थे, EWS आया, वो थोड़ा इंक्रीज हुआ, 60% तक पहुंच गया। अब अगर डिनोटिफाइड ट्राइब्स के लिए भी अलग से लाया गया तो यहां पर ओवरऑल परसेंटेज जो रिजर्वेशन का है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा, तो वह एक प्रॉब्लम आ जाती है। एंड मोर ओवर सेंटर वर्सेस स्टेट की एक डिबेट ट्रिगर होती है, जहां पर ये डिस्प्यूट रिजर्वेशन का कहीं ना कहीं सेंटर स्टेट रिलेशंस के ऊपर भी इंपैक्ट डाल सकता है। अब वैसे आर्टिकल 341 एंड 342 ये दो आर्टिकल्स हैं जो SC ST कम्युनिटीज के इंक्लूजन और एक्सक्लूजन से डील करता है। अभी फाइनल डिसीजन गवर्नमेंट के पास पेंडिंग है, तो यहां पर ट्रांसपेरेंट पॉलिसी की बहुत ज्यादा जरूरत है, बैलेंस करने की जरूरत है वेरियस सेक्शन की डिमांड्स को, एंड यहां पर एक फाइनलाइज रिपोर्ट की जरूरत है। आप एक सेपरेट कैटेगरी क्रिएट कर सके तो दैट विल बी वेरी गुड, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन की बहुत ज्यादा जरूरत है, ताकि इनके साथ हिस्टोरिकली जो इनजस्टिस हुआ है उसको हम करेक्ट कर सकें एंड इनके कॉन्स्टिट्यूशनल और सोशल राइट्स को हम प्रोटेक्ट कर सकें। तो दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड इन दिस आर्टिकल। आइए अब बात करते हैं ग्रीनलैंड की। ग्रीनलैंड क्यों न्यूज में? देखिए, ग्रीनलैंड में आइस की मेल्टिंग के बाद से एयर के अंदर ह्यूमिडिटी इंक्रीज हो रही है,
ह्यूमिडिटी की वजह से यहां पर जो प्रेसिपिटेशन है वो इंक्रीज हुई। बट प्रेसिपिटेशन यहां पर स्नो की फॉर्म में नहीं हो रही है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के कारण प्रेसिपिटेशन अब रेनफॉल की फॉर्म में हो रही है। तो कह रहे हैं कि इसकी वजह से जो बायोलॉजिकल डिग्रेडिंग है, यानी ऑर्गेनिक मैटर की डिग्रेडिंग है, वो इंक्रीज हो रही है। टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ साथ माइक्रोब की ग्रोथ इंक्रीज हो रही है। जो आपका क्रायोस्फीयर है वो मेल्ट कर रहा है। इससे पहली बात तो बारिश के साथ जो मिनरल्स हैं वो बह के लेक की तरफ आ रहे हैं, एंड प्लस ऑर्गेनिक मैटर की डिकम्पोजिशन इंक्रीज होने की वजह से यहां पर जो लेक्स का कलर है वो थोड़ा सा ब्राउन होता जा रहा है, जिसके कारण ये अब कार्बन अब्सॉर्ब करने की बजाय कार्बन अमिट कर रहे हैं। तो ये आपके ग्रीनलैंड की लोकेशन है, जहां पर बिफिन बे आपको देखने को मिलता है, डेविस स्ट्रेट देखने को मिलता है। दिस इज, ये आपका अटलांटिक ओशन है, देन ये डेनमार्क स्ट्रेट है, देन ये ग्रीनलैंड सी है। वैसे ये थुले एरिया भी आप याद रख सकते हैं, ये यूएस का एक लाइक मिलिट्री आर्मी स्टेशन है, एयरफोर्स स्टेशन है, सॉरी। तो कहते हैं कि भी देखो अभी क्या हो रहा है कि रेनफॉल आपकी इंक्रीज हो रही है इंस्टेड ऑफ स्नोफॉल। इसकी वजह से कार्बन, आयरन और मिनरल की जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज हो रही है लेक्स के अंदर, एंड क्योंकि हेवी रेनफॉल आपको यहां पे देखने को मिल रहा है एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स की वजह से, तो यहां पर ऑर्गेनिक कार्बन आपका इंक्रीज हो रहा है, एंड जिसकी वजह से यहां पर आपको वाटर की क्वालिटी के ऊपर इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। पीने योग्य पानी नहीं बचा। मोर ओवर यहां पर आपका फाइटोप्लैंक्टॉन्स फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे, तो इसकी वजह से यहां पर कार्बन कम अब्सॉर्ब होगा, तो क्लाइमेट चेंज और ज्यादा वर्स्ट होता जाएगा। तो लास्ट में ये कहा जाता है कि भाई अप्रोक्सीमेटली ये कितना कार्बन एमिट कर रहे हैं, कहते 350 टाइम मोर देन व्हाट दे हैव अब्सॉर्ब्ड। तो ये हमारे लिए एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अभी हाल फिलहाल में। आइए अब बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के, दैट इज अबाउट असर रिपोर्ट। ये एक एनुअल सर्वे है जो कंडक्ट करता है आपका प्रथम फाउंडेशन। अब ये एक एनजीओ है जो कि 13 से 16 साल के बच्चों की बेसिक रीडिंग और अर्थमेटिक स्किल को टेस्ट करता है। इस साल 6 लाख से ज्यादा बच्चों का इन्होंने सर्वे कंडक्ट किया, जिसमें 17-18 हजार गांव शामिल थे और 605 आपके डिस्ट्रिक्ट। तो कहा जा रहा है कुछ इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है एज कंपेयर टू पोस्ट कोविड रिकवरी देखने को मिल रही है। तो यहां पर कहते हैं कि फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी की बात की जाए तो रीडिंग स्किल्स आपको थोड़े इंप्रूव होते हुए दिख रहे हैं लास्ट रिपोर्ट से। अर्थमेटिक की भी अगर बात करें, गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल्स में इंप्रूवमेंट देखने को मिली है, खासकर उड़ीसा, हरियाणा, वेस्ट बंगाल, झारखंड यहां पर इंप्रूव हुई है, वेयर एज हिमाचल और बिहार में ये थोड़ी नीचे की तरफ गई है। अगर बात की जाए तो पेंडेमिक के बाद यहां पर आपको अच्छा खासा रीगेन देखने को मिला। अब अर्ली चाइल्ड एजुकेशन की बात की जाए तो कहते हैं कि भाई 77% जो बच्चे हैं जो 3 साल के एज ग्रुप में आते हैं वो किसी ना किसी अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन लर्निंग सिस्टम में इन्वॉल्व है, चाहे एलकेजी, यूकेजी की बात की जाए, आंगनवाड़ी की बात की जाए या प्राइवेट प्री स्कूल्स की बात की जाए। तो कहते हैं वैसे आंगनवाड़ी और प्री प्राइमरी एजुकेशन के ऊपर कुछ स्टेट ने अच्छा काम किया, जैसे राजस्थान, पंजाब और हिमाचल प्रदेश। ओवरऑल यहां पर निपुण भारत या न्यू एजुकेशन पॉलिसी या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंडर 83% स्कूल्स ने जो फाउंडेशनल लर्निंग की जो डायरेक्टिव्स है उनको रिसीव किया, वेयर एज 78% टीचर की ट्रेनिंग्स भी हुई हैं, एंड इनको 75% को यहां पर मटेरियल भी मिला है। तो मतलब ऑल्दो प्री स्कूल्स में एनरोलमेंट इंक्रीज हुआ है, बट क्वालिटी के बारे में वी कैन नॉट से येट, क्योंकि ये 3 से बड़े उम्र के बच्चों से डील कर रहा है, 16, 17, 18 साल तक के। तो वो चीज है। कहते डिजिटल लिटरेसी इंप्रूव हुई है, 90% जो रूरल एरिया के बच्चे हैं उनके पास स्मार्टफोन है। बट हाँ, एक बात ये भी है इस डाटा में, एक चीज और भी है, दैट इज 57% जो बच्चे हैं वो ही सिर्फ एजुकेशन के लिए इसको यूज कर रहे हैं, जो कि डिजिटल मीडियम को यूज कर रहे हैं। बाकी क्या कर रहे हैं उसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। जेंडर गैप की अगर हम बात करें तो फीमेल्स को एज कंपेयर टू मेल कम मोबाइल का एक्सेस है, तो 78% फीमेल अभी आप ये कह सकते हो, मोस्टली अगर हम बात करें सदर्न स्टेट की तो वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करी है। तो कहते हैं कि भाई लाइक उनको ब्राउजिंग ऑनलाइन वगैरह आती है, 80% मेल्स को आती है। तो ट्रेंड ये है कि डिजिटल एक्सेस इंक्रीज हुआ है, बट गैप अभी भी परसिस्ट करता है मेल एंड फीमेल के बीच में। लास्ट में मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए चैलेंजेस हमारे पास ये है कि
आज भी बहुत सारे बच्चे ऐसे मोर देन 50% जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं रखते हैं अर्थमेटिक की, रीडिंग स्किल्स की। तो अपने को यहाँ पे इनको इंप्रूव करने की जरूरत है। स्टेट वाइज डिस्पैरिटी है, तो उस डिस्पैरिटी को एड्रेस करने की जरूरत है एंड जेंडर गैप को कम करने की जरूरत है हमें डिजिटल लिटरेसी के फ्रंट पे। तो दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड इन दिस आर्टिकल। Let's talk about troop battles. Rwanda backed rebels as protest erupts in Congo capital. तो यहां पर एक्चुअल में जो कॉन्गो है उसके अंदर आपको एक बार फिर से क्या देखने को मिल रहा है, कुछ डिस्ट्रप्शन देखने को मिल रहा है। तो कॉन्गो की बात की जाए तो ये आपका कॉन्गो है, ये अटलांटिक ओशन में खुलता है आपका। कॉन्गो के आसपास आपको जो मेजर कंट्रीज देखने को मिलते हैं, अंगोला, जाम्बिया, मालावी, तंजानिया, बुरुंडी, रवांडा, यहां पर हल्का सा आप कह सकते हो युगांडा वाला पार्ट आ गया, साउथ सुडान, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। तो खार्सन इसकी कैपिटल सिटी है। कॉन्गो की बात की जाए तो यहां पर एक मेजर रिवर है आपकी कॉन्गो रिवर, जिसकी वजह से इसका नाम है। तो कॉन्गो रिवर आप याद रख सकते हैं। यहां पर आपको कुछ मेजर लेक्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे लेक तंगानिका, लेक कीवू, एडवर्ड एंड एल्बर्ट, एडवर्ड एंड एल्बर्ट। तो ये कुछ मेजर आपके क्या है दिस वाटर बॉडीज जो इसके आसपास लोकेटेड है। तो दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड इन दिस आर्टिकल। इसके अलावा रवांडा को भी हम थोड़ा जान लेते हैं। रवांडा अगर हम देखें तो लेक कीवू जो है ये आपकी यहां पर इन दोनों के बीच में है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और इसके बीच में। अब यहां पर नॉर्थ में आपको युगांडा देखने को मिलती है, देन यहां पर बुरुंडी है, ये आपका तंजानिया है। तो ये मेजर आपकी चीजें हैं जो आपको इसके बारे में याद रखनी, जो इसके आसपास आपको देखने को मिलती है। तो दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड इन दिस आर्टिकल्स। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक बटन जरूर से दबाना। आज के लिए इतना ही था, धन्यवाद।